हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न और नाटक व एकांकी के जो भी प्रश्न थे उन सभी का अभ्यास कर चुके हैं। और इस समय हम उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं। कुछ ही प्रश्न शेष बचे हैं उपन्यास के, जिन्हें आज हम पूर्ण करके कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम उसके संबंध में कुछ जो मूलभूत बातें हैं, कहानी की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है और कौन सी कहानी प्रथम कहानी मानी गई है, इत्यादि जो भी आवश्यक और मूल बातें हैं कहानी के विषय में वे जानेंगे और उसके बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी तो बेहतर होगी ही, और उसके साथ ही जो आप आगे का अभ्यास करेंगे, आगे की जो प्रश्न देखेंगे उन्हें समझने में और याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और जब हम किसी भी विषय का अध्ययन एक क्रम से करते हैं या अभ्यास क्रम से करते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। ये यदि आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। और इस अभ्यास के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमने उपन्यास के प्रश्न देख लिए थे, प्रश्न संख्या 971 तक देख लिया था कि गोदान उपन्यास की नायिका कौन है, तो धनिया है, यहां तक हो गया था। अब अगला प्रश्न है कि खंजन नयन के रचनाकार कौन है। तो यही बात है कि आपसे बार बार कह रही हूं कि अगर आपने अभ्यास नहीं किया है पिछले प्रश्नों का तो आप लोग कर लीजिए। जो पहला प्रश्न आज की क्लास में जो पहला प्रश्न है ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होगा अगर आप निरंतर पिछली कक्षाओं से जुड़े हुए हैं। आपको बताया था कि अमृतलाल नागर जी ने 2 जीवनी परक उपन्यास लिखे। पहला मानस का हंस, पहला जो उनका उपन्यास है जीवनी परक वो हो गया मानस का हंस, और इसके अतिरिक्त जो दूसरा है उसका नाम है खंजन नयन। खंजन नयन, इनका जो मानस का हंस उपन्यास है ये तुलसीदास जी की जीवनी है, इसमें तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है। इसको आपको बताया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मानस से रामचरितमानस शब्द आपको याद रहेगा, और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। तो जो मानस का हंस कृति है वो किसकी है? तुलसीदास जी की है। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई है 1972 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। और इसके अतिरिक्त जो खंजन नयन है इसमें सूरदास जी की जीवनी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1981 ईस्वी। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है कि मानस का हंस, पहली चीज आपको याद रखनी है किसकी, इसमें किसका जीवन है, किसके जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखी गई है, तो तुलसीदास जी के। कब प्रकाशित हुई है? तो 1972 ईस्वी में। खंजन नयन ये सूरदास जी का है और ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये दोनों ही रचनाएं अर्थात मानस का हंस और खंजन नयन ये दोनों हैं किसकी? तो ये दोनों हैं अमृतलाल नागर जी की। अमृतलाल नागर जी की हैं ये दोनों ही कृतियां। तो ये क्योंकि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो इसका अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा उत्तर इसका सही है। तो विकल्प डी सही होगा, अमृतलाल नागर। खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं, जो कि सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित करता है, जबकि इन्हीं का उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख जो उपन्यास हैं
वे हैं सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, सुहाग के नुपुर आदि। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियां, तमस, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या आत्मकथात्मक? तो इलाचंद जोशी जी का जो जहाज का पंछी है ये आत्मकथात्मक है। इलाचंद जोशी ने के जो उपन्यास हैं वे हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र आदि। इलाचंद जोशी जी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास सन्यासी और जहाज का पंछी है। सन्यासी और जहाज का पंछी दोनों इनके किस प्रकार के उपन्यास हैं? तो आत्मकथात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल की है, रीति काल की है, भक्ति काल की है या आधुनिक काल की है? तो नागफनी का देश, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय की कृति है। तो अमृत राय जी आधुनिक काल के कवियों में आएंगे, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, आधुनिक काल। नागफनी का देश अमृत राय की कृति है और यह रचना 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नागफनी का देश उपन्यास विधा की रचना है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं बीज, हाथी के दांत, जंगल, दुख सुख, भटियाली और धुआं इत्यादि। इसके बाद प्रश्न है कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है और जैसा कि हम जानते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा जी ने ऐतिहासिक उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं। इतिहास के जो पात्र हैं उनको आधार बनाकर, उन्हीं में से एक झांसी की रानी को आधार बनाकर लिखा गया इनका ये उपन्यास है झांसी की रानी। तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है तिलस्मी, सामाजिक और जासूसी। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, अहिल्याबाई, देवगढ़ की मुस्कान इत्यादि। इसके बाद प्रश्न है कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? कल्याणी पर, परख पर, त्याग पत्र पर या सुनीता पर? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, त्याग पत्र। जैनेन्द्र का जो उपन्यास है त्याग पत्र, इस पर फीचर फिल्म बनी। शेष सभी जैनेन्द्र के ही उपन्यास हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी और दशार्क। और इसमें विकल्प में भी जो कल्याणी, परख और सुनीता है ये भी जैनेन्द्र के ही उपन्यास हैं। जैनेन्द्र ने बहुत सारे उपन्यास लिखे और इनके उपन्यास, सभी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं और पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे कि कल्याणी भी बहुत बार पूछा गया है, परख भी बहुत बार, और सुनीता तो बहुत बार पूछा भी गया है। सुनीता जो उपन्यास है इसका पात्र, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसका एक प्रमुख पात्र हरिप्रसन्न है। इनके पात्र भी बहुत पूछे जाते हैं और सन भी पूछा जाता है। तभी कह रही हूँ बार बार कि पिछले जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास आप निरंतर करिए, जिससे ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में बराबर बनी रहेंगी। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान कीजिए। आंचलिक उपन्यास हैं और उनके जो लेखक हैं वे दिए गए हैं, सही मिलान करना है। पहला है बलचनमा, परती पर, और फिर है परती पर कथा, करिए छिमा और टोपी शुक्ला। तो बलचनमा ये नागार्जुन का है, परती पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, करिए छिमा ये शैलेश मटियानी का है और टोपी शुक्ला ये राही मासूम रजा जी का है। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। राही मासूम रजा जी के जो उपन्यास हैं इन्हें बहुत बार हम देख चुके हैं। टोपी शुक्ला जी का है, टोपी शुक्ला जो उपन्यास है वो राही मासूम रजा जी का है। तो बलचनमा नागार्जुन का हो गया, परती पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु का हो गया, करिए छिमा शैलेश मटियानी का हो गया और टोपी शुक्ला उपन्यास राही मासूम रजा जी का। तो विकल्प के अनुसार इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है निर्मला किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का, रेणु का, प्रेमचंद का या अमृतलाल नागर का? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। निर्मला जो उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है और इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी विस्तार से। पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और निर्मला जो उपन्यास है इसकी कथा संक्षेप में आपको बताई थी कि इसमें जो निर्मला होती है दहेज के कारण, क्योंकि उसके पिता दहेज नहीं दे पाते हैं तो उसका अनमेल विवाह हो जाता है उसकी उम्र से बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति की पहले भी शादी हो चुकी होती है
और उसके बच्चे होते हैं और उस व्यक्ति का जो पुत्र होता है वो निर्मला की उम्र का होता है, तो इतना अंतर होता है। तो इस उपन्यास में दहेज और अनमेल विवाह की जो समस्या है उसे उठाया गया है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान। जैनेन्द्र के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन इत्यादि। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड इत्यादि। इसके बाद अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल, जो कि 1970 ईस्वी में शीर्षक बदलकर भूख कर दिया गया था इसका, महाकाल का। और बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा इत्यादि। इसमें बहुत सारे उपन्यास हैं जिनको हम देख चुके हैं। एक जिसमें से है बूंद और समुद्र। इसे हमने किस तरह से याद किया था कि समुद्र में अमृत की 5-6 बूंदें गिरी हैं या गिर गई, इस तरह से याद किया था कि समुद्र में अमृत की 5-6 बूंदें। तो समुद्र और बूंद से बूंद और समुद्र याद रहेगा, अमृत से अमृतलाल नागर, और 5-6 से इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1956, ये याद रहेगा। इस तरह से हमने इसको याद किया था। इसी प्रकार से मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष भी हम देख चुके हैं, खंजन नयन का भी देख चुके हैं, नाच्यो बहुत गोपाल, इस पर चर्चा की थी कि इसमें जो मेहतर जाति है उसकी कथा मिलती है। इस तरह से इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुए लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो विकल्प ए सही होगा, परीक्षा गुरु। अन्य विकल्प है चंद्रकांता, गोदान और रंगभूमि। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का है और ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, प्रथम उपन्यास माना है। इसके बाद प्रश्न है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो गोबर जो है वो गोदान का पात्र है। अन्य विकल्प है निर्मला, रंगभूमि और कर्मभूमि। गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। गोबर जो है वो होरी का पुत्र होता है। गोबर इस उपन्यास के नायक होरी का पुत्र है। सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। इसमें जितने भी उपन्यास के नाम दिए गए हैं ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। और पात्रों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है। गोदान में जो प्रमुख पात्र हैं होरी, होरी की पत्नी धनिया, उसका बेटा गोबर है और झुनिया गोबर की पत्नी है। तो होरी, धनिया, गोबर, झुनिया ये 4 तो प्रमुख पात्र हो गए। इसके अतिरिक्त भोला, मालती, खन्ना, मेहता, राय साहब इत्यादि। निर्मला में निर्मला, तोताराम, भालचंद्र, मोटेराम, उदय भानुलाल, कृष्णा, कल्याणी, मतई इत्यादि। और रंगभूमि जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, सुभागी, जानवी, महेंद्र कुमार, जान सेवक, मिठुआ और ताहिर अली। कर्मभूमि जो इनका उपन्यास है उसके प्रमुख पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना और महंत इत्यादि। इसके बाद प्रश्न है कि परती परिकथा किसकी रचना है। श्रीलाल शुक्ल की, यशपाल की, फणीश्वरनाथ रेणु की या राही मासूम रजा की। तो परती परिकथा जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय इत्यादि। इनमें जो इनका राम रतन राय है ये इनका अपूर्ण उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। इसके बाद है नाच्यो बहुत गोपाल, किसका उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का, अमृतलाल नागर का, यशपाल का या भगवती चरण वर्मा का। तो नाच्यो बहुत गोपाल अभी हम लोग अमृतलाल नागर जी के जब उपन्यासों की चर्चा कर रहे थे उसमें भी देखा था कि इसमें मेहतर जो जाति है उसकी कथा मिलती है।
और ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। इनके प्रमुख उपन्यास है अमृत और विष, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस आदि। जबकि त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है तो झूठा सच यशपाल का। यशपाल का झूठा सच, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1958 और 1960। वतन और देश का भविष्य नाम से पहला भाग जो इसका आया था उसका नाम था वतन और देश, और जो दूसरा भाग आया था उसका नाम था देश का भविष्य, जो कि क्रमशः 1958 और 1960 में प्रकाशित हुए थे। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास लिखा है और चित्रलेखा प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास इनमें से कौन सा है? कायाकल्प, रंगभूमि, गबन या मंगलसूत्र? तो विकल्प डी सही होगा, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसका प्रकाशन इनके मरणोपरांत सन 1948 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। मंगलसूत्र उपन्यास जो इनका अपूर्ण उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का, इसे उनके पुत्र अमृत राय जी ने पूर्ण करके 1948 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसके बाद प्रश्न है कि कहे ईसुरी फाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य की, रोहिणी अग्रवाल की, मैत्रेयी पुष्पा की या डॉक्टर कामिनी की? तो कहे ईसुरी फाग जो रचना है वो मैत्रेयी पुष्पा जी की है, विकल्प सी सही होगा। कहे ईसुरी फाग उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, गुनाह बेगुनाह, इदम न मम और चाक। फिर प्रश्न है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो अमृतलाल नागर जी का जो अग्निगर्भा उपन्यास है, विकल्प सी सही होगा, इसमें उन्होंने दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है। अन्य विकल्प है अमृत और विष, बिखरे तिनके और नाच्यो बहुत गोपाल। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। अमृत और विष, बिखरे तिनके तथा नाच्यो बहुत गोपाल इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। इसको भी हमने याद किया था, इसको इस तरह से याद किया था कि पिटारा शब्द लिया था और पिटारे में क्या रखा है? अमृत रखा है। इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये जो बात है, ये जो तथ्य है महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो अभी आपको याद रखना है, एक शब्द अभी जो आपको याद रखना है वो है पिटारा, ठीक। और पिटारे में क्या रखा है? अमृत रखा है। पिटारे में क्या रखा है? अमृत रखा है। और ये बात जानता कौन है कि पिटारे में अमृत रखा है? तो भगवान राम जानते हैं। कौन जानता है? राम जानते हैं कि पिटारे में अमृत है। तो 3 शब्द हमने याद कर लिए, एक पिटारा, पिटारे में क्या रखा है? अमृत रखा है। और ये बात कौन जानता है कि पिटारे में अमृत है? तो ये बात जानते हैं राम जी। अब हमें ये देखना है कि इस तथ्य को हम इसके माध्यम से कैसे याद रखेंगे। कहा गया है कि अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो पिटारा शब्द से हमें याद रखना है गैर मानक रूपों का पिटारा। ये पिटारा कैसा है? गैर मानक रूपों का पिटारा, गैर मानक रूपों का पिटारा। और पिटारे में क्या है? अमृत है। तो अमृत से अमृतलाल नागर शब्द याद रखेंगे, अमृतलाल नागर। तो गैर मानक रूपों का पिटारा किसके उपन्यासों को कहा गया है? तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को। और राम शब्द से रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ये याद कर लिया हमने। तो पिटारा, एक पिटारा है, पिटारे में अमृत है, और ये बात कौन जानता है? ये बात जानते हैं राम। और पिटारा शब्द से हमने याद किया गैर मानक रूपों का पिटारा। और गैर मानक रूपों का पिटारा, पिटारे में क्या था? पिटारे में था अमृत, और अमृत से अमृतलाल नागर शब्द याद रखेंगे। और राम से रामविलास शर्मा। तो किसके उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा जाता है? तो जैसे ही आप पिटारा शब्द सुनेंगे, आशा करती हूं कि आपको तुरंत अमृत शब्द भी याद आ जाएगा। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, तो जैसे ही आप पिटारा शब्द सुनेंगे, आपको तुरंत अमृत शब्द याद आएगा कि पिटारे में अमृत रखा है। अर्थात गैर मानक रूपों का पिटारा,
ये पंक्ति सुनते ही आपको अमृतलाल नागर जी याद आएंगे। और किसने कहा है तो कौन जानता है, तो राम से रामविलास शर्मा। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, सत्याग्रह या पुनर्नवा। तो विकल्प बी सही होगा, सत्याग्रह। सत्याग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सत्याग्रह जो उपन्यास है ये ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है। काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या रिपोर्टाज है। तो विकल्प बी सही होगा, ये उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। इसके उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, अज्ञातवास, पहला पड़ाव आदि। फिर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है। जीवनी परक है, सामाजिक है, मनोविश्लेषणवादी है या व्यक्तिवादी है। तो शेखर एक जीवनी ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। विकल्प बी सही होगा। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जो कि किशोर मन के रहस्य को उद्घाटित करता है। इसके बाद प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। दो एकांत, डूबते मस्तूल, अनदेखे अनजान पुल या प्रथम फाल्गुन। तो विकल्प बी सही होगा, अनदेखे अनजान पुल। ये नरेश मेहता का नहीं है। इसके अतिरिक्त दो एकांत, डूबते मस्तूल और प्रथम फाल्गुन ये सभी नरेश मेहता के हैं। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास के लेखक नरेश मेहता नहीं है बल्कि राजेंद्र यादव हैं, जबकि दो एकांत, डूबते मस्तूल तथा प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता के उपन्यास हैं। इसके बाद प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प या कर्मभूमि। तो विकल्प सी सही होगा, कायाकल्प। कायाकल्प जो है ये किसान जीवन से संबंधित नहीं है। प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है बल्कि पुनर्जन्म पर आधारित है, जबकि गोदान, प्रेमाश्रम तथा कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित उपन्यास है। और प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनका जो मूल नाम है ये प्रेमचंद नहीं था। प्रेमचंद नाम तो इन्हें दयानारायण निगम जी ने दिया था। इनका वैसे मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है। यशपाल, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन या जैनेन्द्र। तो विकल्प ए सही होगा, यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार होते हुए भी प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका उपन्यास झूठा सच देश विभाजन एवं त्रासदी के साथ ही देश के भावी निर्माण की भूमिका का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है, जबकि अज्ञे और जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इसके बाद प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है। मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर। तो ये जो प्रश्न है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये होना चाहिए था कि इनमें से कौन सा उपन्यास उनका जीवनी परक है, तब विकल्प ए सही होता, मानस का हंस, क्योंकि मानस का हंस इनका जीवनी परक उपन्यास है। हम लोगों ने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि मानस का हंस और खंजन नयन ये दोनों उनके जीवनी परक उपन्यास है। तो ये प्रश्न जो है ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा या वयम रक्षामः। तो इसमें से जो वयम रक्षामः उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है बल्कि ये चतुरसेन शास्त्री का है, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। इसके बाद प्रश्न है कि महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है। ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक या आंचलिक। तो विकल्प बी सही होगा, राजनीतिक। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखित राजनैतिक उपन्यास है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास है आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। फिर प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है। दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत या उषा प्रियमवदा। तो रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। इसको हमने इस तरह से याद किया था कि जो उषा होती है वो राधिका से पूछती है कि रुकोगी नहीं राधिका, 6-7 दिन और रुक जाती। इस तरह से हमने इसका प्रकाशन वर्ष याद किया था 1967 ईस्वी।
तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका उषा प्रियमवदा है। इनके अन्य उपन्यास हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतरवंशी, भय, कबीर, उदास। दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास हैं प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियां तथा मंजुल भगत द्वारा लिखित उपन्यास अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी इत्यादि हैं। इसके बाद जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो कहानी के शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई कि उपन्यास के प्रश्न हम लोगों ने पूरा उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। और अब जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो कहानी के शुरू हो रहे हैं, अर्थात 995 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो अभ्यास के क्षेत्र में ये बड़ी चीज है कि इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास हो गया है आपका। और अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं तो आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। अब जब हम कहानी के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे तो उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण कहानी से संबंधित जो तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें उसकी मूलभूत बातें नहीं पता होंगी तब तक हम चीजों को सही से नहीं समझ पाएंगे। अभ्यास भी तभी होता है अच्छे से जब हमने पहले पढ़ लिया होता है। सीधे अगर आप अभ्यास करने बैठ जाएंगे तो चीजें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए कुछ मूल बातें अवश्य पता होनी चाहिए। वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं अभ्यास की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातों को। हिंदी कहानी की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें, सबसे पहले हिंदी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका उद्भव कहाँ से होता है, ये चीज देखेंगे। तो हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। अर्थात भारतेंदु युग में कहानी की शुरुआत नहीं हुई थी। आधुनिक काल जो कि क्रमशः इस तरह से बटा हुआ है, सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग आता है। तो उसमें जो भारतेंदु युग है, अर्थात सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आधुनिक काल है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु युग में कहानी की शुरुआत नहीं मानी जाती है। कहानी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, द्विवेदी युग से। तो कहा ये चीज आपको सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, द्विवेदी युग से। ये जो शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भी है, और नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भी है। आपको दिखा देती हूँ, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का। और इसमें जो भारतेंदु युग है, जहां पर गद्य की चर्चा है कहानी की, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आलोच्य युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ। फिर से एक बार स्पष्ट, आप जब हम मूल देख लेते हैं तो चीजें हमें अधिक याद रहती हैं, इसलिए प्रयास करती हूँ कि आपको मूल जो है वो दिखा दिया जाए। ये देखिए पहली ही पंक्ति है कि आलोच्य युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस विषय में लिखा भी है, उनकी पुस्तक का अंश यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र की इस पुस्तक में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है कि अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। अर्थात कहाँ से शुरुआत हुई, सरस्वती पत्रिका से। और सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, द्विवेदी युग में। तो ये हमने देख लिया नगेंद्र जी की पुस्तक में। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि कहानी की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, द्विवेदी युग से। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो आरंभिक कहानियां बताई हैं, जो सरस्वती में, जैसा कि अभी हमने उनका कथ्य देखा कि उन्होंने कहा कि सरस्वती में
इस तरह की छोटी छोटी कहानियां प्रकाशित होने लगी थी, सरस्वती अर्थात सरस्वती पत्रिका। तो उसमें उन्होंने किन कहानियों का वर्णन किया है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में? तो सबसे पहले उन्होंने इंदुमती का वर्णन किया है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की। कब प्रकाशित हुई? तो 1900 ईस्वी में। गुलबहार, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। ये कब प्रकाशित हुई? 1902 ईस्वी में। इसके बाद है प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास जी की कहानी है। ये भी प्रकाशित हुई 1902 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय, ये कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी, ये गिरजादत्त बाजपेयी जी की कहानी है। ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और दुलाई वाली कहानी जो है ये बंग महिला की है। ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां जो कि उन्होंने बताया कि ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है इंदुमती। इंदुमती को तो शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी भी स्वीकार किया है। तो इंदुमती को आप कैसे याद रखेंगे कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। तो जो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंदुमती और किशोरी मित्र थी आपस में। कौन कौन? इंदुमती और किशोरी सखी थी आपस में, दोनों सखियां थी। कौन कौन? इंदुमती और किशोरी। तो किशोरी की मित्र कौन थी? किशोरी की सखी कौन थी? तो इंदुमती। इंदुमती की सखी कौन थी? किशोरी। इस तरह से आप किशोरी शब्द याद रख सकते हैं कि इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ये 1900 ईस्वी में कहानी प्रकाशित हुई। गुलबहार, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ये 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये कहानी। प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल कहानी है, तो किसकी है? ये भगवान दास जी की है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लेग की चुड़ैल से हमें कौन बचा सकता है? तो भाई चुड़ैल से तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। चुड़ैल से कौन बचा सकता है? तो चुड़ैल से केवल हमें कौन बचा सकता है? चुड़ैल से भगवान बचा सकते हैं। तो प्लेग की चुड़ैल ये कहानी हो गई भगवान दास जी की। और ये चुड़ैल कितनी थी? चुड़ैल 2 थी। तो 1902 शब्द, ये सन आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ये केवल याद रखने के लिए है। उद्देश्य केवल इतना है कि चीजें आपको याद रहें। आपका कोई और तरीका आपको समझ आ रहा है, आप उससे भी याद रख सकते हैं। अगला है 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये 1903 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय कहानी जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है और 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी, गिरजादत्त बाजपेयी, ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और दुलाई वाली, दुलाई वाली नाम से ही लग रहा है कि कोई महिला होगी। दुलाई वाली शब्द से क्या लग रहा है कि कोई महिला होगी। तो इसकी जो लेखिका है वो कौन है? बंग महिला, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी दोनों क्या करते हैं? गिरिजा की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर गिरिजादत्त बाजपेयी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र जी के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने तो 14 वर्ष का समय जंगल में काट दिया था। तो 11 वर्ष का समय किसके लिए कुछ नहीं है? रामचंद्र के लिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है, क्योंकि इंदुमती और किशोरी सखी सखी हैं। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। प्लेग की चुड़ैल से कौन बचाएगा? भगवान जी बचाएंगे। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी हो गई? भगवान दास की। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो 11 वर्ष का समय किसके लिए कुछ नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए। पंडित और पंडितानी गिरजादत्त बाजपेयी जी की कहानी है। और दुलाई वाली है बंग महिला की कहानी, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद जो तथ्य है वो है कि डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, कहानी शब्द का। तो डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है कि प्रेमचंद जी ने 1908 में जो उनकी कहानी प्रकाशित हुई थी सोजे वतन, उसकी जो भूमिका थी उसमें शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया है। तो अभी हमने ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी और अब हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। जैसे कि उपन्यास में हमने देखा था कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, परीक्षा गुरु नहीं है, देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का पहला उपन्यास है। कुछ ने श्रद्धाराम फुल्लौरी के भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना। ठीक उसी तरह से
कहानी में भी एक मतता नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो कौन विद्वान कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानता है, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय, जो कि 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई किशोरीलाल गोस्वामी जी की ही कहानी है, उसे हिंदी की पहली कहानी माना। राजेंद्र बड़वालिया, इन्होंने जमींदार का दृष्टांत कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना, जो कि 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी। वहीं देवी प्रसाद वर्मा जी ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई माधवराव सप्रे की कहानी है। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है, जिसे देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली कहानी माना। तो इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल जी ने, प्रणयनी परिणय को बच्चन सिंह ने, जमींदार का दृष्टांत राजेंद्र बड़वालिया ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना, और एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद वर्मा, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी की कहानी है, जिसे देवी प्रसाद वर्मा जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि इंदुमती को किसका छायानुवाद माना जाता है, तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। बहुत से विद्वान एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि किसकी है, माधवराव सप्रे जी की है, और इसे वैसे देवी प्रसाद वर्मा जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, और एक टोकरी भर मिट्टी है तो एक में ही प्रकाशित हुई है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी 1901, एक टोकरी भर मिट्टी है तो इसके प्रकाशन वर्ष में भी एक आ रहा है। एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 में प्रकाशित हुई, छत्तीसगढ़ मित्र में ये प्रकाशित हुई थी, और इसे प्रथम कहानी अन्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। मराठी का जो गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक का, उसका अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। गीता रहस्य किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, और ये इसका जो अनुवाद किया है वो किसने किया है, माधवराव सप्रे ने। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अभी हमने देखा था कि 11 वर्ष का समय किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। इसको हमने ऐसे याद किया था कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र जी के लिए कुछ नहीं है, तो 11 वर्ष का समय कहानी किसकी हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अब किसने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है, तो इसे माना है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इसमें आप भ्रमित मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर ये पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, तब आएगा इंदुमती। शुक्ल जी ने इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है, उसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब है कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है, तब उसे माना है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। और 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई थी, तो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि बहुत कहानी जो होती है वो बाद में मान लीजिए प्रकाशित हुई, कोई 1903 में प्रकाशित हुई, जैसे कि इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई, और प्रणयनी परिणय जो है ये 1887 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। तब शुक्ल जी ने इसको हिंदी की पहली कहानी कैसे मान लिया। तो केवल प्रकाशन वर्ष के आधार पर नहीं देखा जाता है, उसमें जो तत्व होते हैं कहानी के, उसके आधार पर प्रथम कहानी या प्रथम कोई भी विधा है तो उस विधा के जो मूल तत्व हैं उनके आधार पर उसे प्रथम या द्वितीय या उसके बाद की घोषित किया जाता है, न कि केवल सन के आधार पर।
अगला है बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बंग महिला का मूल नाम क्या था, तो राजेंद्र बाला घोष। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष जी को ही बंग महिला कहा जाता है। यह भी बहुत पूछा जाता है कि बंग महिला किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र बाला घोष को। तो राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। यदि प्रश्न ये आए कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष। तो आज हमने कहानी से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं कहानी से जुड़ी हुई, लेकिन जो मुख्य तथ्य थे वो सारी चीजें हमने देख ली हैं आज। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम कहानी से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अभ्यास शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।